हे एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेट और टाइम फंक्शंस की। किसी भी अगर आप लाइव प्रोजेक्ट की बात करते हैं, चाहे आपका वेबसाइट हो, चाहे आपका कोई ऐप हो या कुछ भी हो जिसमें यूजर इंटरेक्शन होता हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें होती है डेटाबेस में स्टोर करना कि कब क्या चीज अपडेट हुई थी। चाहे आपका एक ब्लॉग हो तो उसमें आप याद रखते हैं कि कब आपका कौन सी तारीख को आपका ब्लॉग पोस्ट हुआ था। चाहे आप किसी यूजर के कमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी आपको याद रखना पड़ता है कि ये कमेंट कब जनरेट हुआ था। तो कोई भी इवेंट कब अक्कर हुआ था, उसके लिए आपको डेट और टाइम ऐसे फंक्शंस की जरूरत पड़ती है और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। अब बात आती है इनको यूज कैसे करना होता है। तो कंप्यूटर्स के लिए जो टाइमिंग का जो सिस्टम है, अब टाइम को तो कैसे मेजर करना है ये तो हमने बनाया। पहले के टाइम में हम सनलाइट या फिर सन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते थे कि कितना टाइम हुआ है। अब हम जो हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है टाइम का वो है सेकंड, तो हम सेकंड को मेजर करने के लिए हम सीजियम 133 एटम का यूज करते हैं। तो ये एक तरीका था हमने टाइम को मेजर करने का जो बनाया एक सेकंड के हिसाब से। बट जो कंप्यूटर्स हैं उनके लिए टाइम जो है वो रिलेटिव टाइम है। जैसे हम भी अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो हम बीसी या फिर एडी के हिसाब से हम शुरू करते हैं, तो तब हम बता सकते हैं कि 2018 हुआ है। तो 2018 कब से हुआ है? जब से एडी स्टार्ट हुआ एंड बीसी वाला जो पीरियड था वो ओवर हुआ। तो हम भी एक टाइम के रिलेटिव चल रहे हैं। सेम कंप्यूटर्स के लिए भी जो उनका टाइम है वो रिलेटिव चल रहा है। किस तारीख से? 1 जनवरी 1970 से। तो ये हमने डेट जो 1 जनवरी 1970 लिए, हम उस पॉइंट से यानी जिस दिन शुरू हुआ था 1 जनवरी 1970, तो उसके 00 यानी रात को 12 बजे से स्टार्टिंग डे से हम अभी तक के सेकंड्स काउंट करते हैं एंड उसके हिसाब से हम बताते हैं कि कितना टाइम उस डेट को पास हो गया है। एंड इसको हम कहते हैं यूनिक्स टाइम या फिर ईपॉक टाइम। ईपॉक टाइम जो होता है वो कंपैरिजन होता है इन कोई भी दो डेट्स का। मतलब एक तरीके से टाइम, अगर आप किसी कंप्यूटर से पूछेंगे कितना टाइम हुआ है, तो वो क्या करेगा, एक्चुअली वो नंबर ऑफ सेकंड्स काउंट करेगा। कब से लेकर? 1 जनवरी 1970 से लेकर, एंड उसमें से माइनस करेगा लीप सेकंड्स। तो लीप सेकंड्स आप गूगल कर सकते हैं कि लीप सेकंड क्या होते हैं। तो एग्जैक्टली यही डेफिनेशन है जो हमारा यूटीसी चलता है, यानी कोऑर्डिनेटेड जो टाइम है, यूनिवर्सल टाइम है, जिसे हम जीएमटी भी कहा करते थे, अब उसे यूटीसी कहते हैं। तो हमारा जैसे +530 यूटीसी चलता है, तो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन है टाइम का। ये वहीं से शुरू हुआ है कि हम 1 जनवरी 1970 से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अब कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो, उसका कैलकुलेट करने का टाइम जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि इपॉक टाइम, यानी उस तारीख से लेके अब तक कितने सेकंड्स पास हो गए हैं। तो इसके लिए सबसे सिंपल जो फंक्शन है वो है टाइम फंक्शन। टाइम फंक्शन में अभी आपको कोई पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एको करेंगे टाइम, एंड ये फंक्शन है तो ब्रैकेट्स लगाएंगे, सेव करेंगे। अब मैं इसको करता हूँ रीलोड, तो आप यहाँ कुछ नंबर्स देख रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली एक इंटीजर है और ये बता रहा है आपको कि इतने सेकंड्स पास हो गए हैं, इतने सेकंड्स पास हो गए हैं उस इपॉक टाइम को। अब मैं जब इसको रीलोड करूंगा तो आप देख रहे हैं सेकंड्स बढ़ रहे हैं। मैं जितनी बार रीलोड करूंगा 1 सेकंड आप देख रहे हैं बढ़ रहा है उसमें। तो ये आपका टाइम है और बीतता जा रहा है। तो हर एक सेकंड के साथ ये इंटीजर एक आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर सिस्टम्स में टाइम काम करता है। अब ऑब्वियसली आप किसी को अगर टाइम बताएंगे तो आप ये टाइम तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि ये तो याद रखना ही पॉसिबल नहीं है। जो भी हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं वो सारे इसी टाइम स्टैम्प, यानी इस ये जो टाइम है ये टाइम स्टैम्प कहलाती है। इस टाइम स्टैम्प के इर्द गिर्द ही सारे फंक्शंस घूमेंगे। हम हमें बस इस टाइम स्टैम्प को किसी और फॉर्मेट में यूज करना है एंड दैट्स ऑल। यही पूरा का पूरा मैथ है कि इस टाइम स्टैम्प को कैसे हमें यूज करना है, यूटिलाइज करना है एंड मॉडिफाई करना है, सो दैट वो डेट में कन्वर्ट हो जाए या फिर टाइम में या फिर एएम या पीएम में कन्वर्ट हो जाए। उसी से सारे के सारे जो कैलेंडर्स बनेंगे वो उसी से बनेंगे। तो एक तरीके से यही टाइम स्टैम्प ही है, यूनिक्स का टाइम स्टैम्प, जो कि सारे काम करने वाला है। ये जो नंबर है इसको हम कहेंगे यूनिक्स टाइम स्टैम्प। तो प्लीज ये याद रखिएगा, क्योंकि टाइम स्टैम्प के अलावा और कोई तरीका नहीं है हमारे पास डेट या टाइम को कैलकुलेट करने का। तो स्टार्ट करते हैं डेट फंक्शन के साथ। डेट फंक्शन सबसे ज्यादा आपको यही फंक्शन काम आएगा, बट सबसे ज्यादा मुश्किल भी यही फंक्शन है, क्योंकि इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो दुनिया भर के पैरामीटर्स हैं। अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी हो तो आप php.net की साइट पर जाएं, वहां पे चेक करें, या फिर आप W3 स्कूल्स पर भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ कॉमन एग्जांपल्स बताता हूं।
डेट फंक्शन के, इसको सिंपल ऐसे यूज करेंगे एको में, एंड यहां मैं लिखूंगा डेट। अब डेट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो टोटल 2 आर्ग्यूमेंट जा सकते हैं, बट अगर आप सेकेंड आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं तो वो करंट टाइम स्टैम्प को ही अपना आर्ग्यूमेंट मान लेता है। तो इसका मतलब सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है वो टाइम स्टैम्प का आर्ग्यूमेंट है। अगर आपको कोई पुरानी डेट देनी है तो उसका आप टाइम स्टैम्प दे सकते हैं। तो अब मैंने किया एको डेट, आप देखेंगे ये आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि मतलब इसको अगर मैं रिलोड करूंगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि एक पैरामीटर तो हमें देना ही पड़ेगा। पैरामीटर जो होगा इसका स्ट्रिंग के अंदर होगा, स्ट्रिंग में हमें लिखना पड़ेगा, लेट से मैं लिखता हूं डी। अब मैंने किया रीलोड, मुझे यहाँ पर ब्रेक टैग देना पड़ेगा अदरवाइज हमें समझ नहीं आएगा। 23, तो ये डी जो है, डी आपको मंथ का डे दे रहा है कि कौन सा मंथ, मतलब कौन सा डे चल रहा है अभी। यही चीज अगर आप कैपिटल डी लिख देते हैं, मैंने यहाँ स्पेस लगाया और लिखा डी, अब देखिए ये बता रहा है मुझे 23 है आज और संडे है। तो ये जिस दिन का ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये उस दिन का टाइम मुझे बता रहा है, यानी अभी का लाइव टाइम जो है। अब कैपिटल डी लिखते ही 3 डिजिट्स में मुझे, यानी 3 लेटर्स में मुझे आज का डे जो था वो पता चला। यही चीज मैं कल का इसमें देता तो MON यानी मंडे आता। सेम यही चीज अब जैसे स्मॉल डी है, सेम वही चीज मैं यहाँ पर अगर जे लिख देता हूं और मैं रीलोड करता हूं तो भी 23 आएगा, बट जे और डी में जो डिफरेंस है वही है कि डी में एग्जैक्टली 2 ही डिजिट आएंगे, यानी अगर आज 3 तारीख है तो उसमें आउटपुट आएगा 03 और जे में आएगा सिर्फ 3। तो ये लीडिंग जीरोस का डिफरेंस है जे और डी में। इसके अलावा बहुत सारे आपको पैरामीटर्स हैं, इनमें से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज्ड है वो मैं आपको बता देता हूं। अब आप इसका जो ये तरीका है इनपुट देने का, पहले आप वो समझिए। अगर जैसे मैंने डी जे और फिर से डी लिखा है, मैं हटा देता हूं और मैं स्पेस भी हटा देता हूं डी एंड डी, तो ये जो पर एक हर एक कैरेक्टर को ये पढ़ेगा एंड उसके हिसाब से आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं मान लीजिए यहां पर हाइफन लगा देता हूं तो जो आउटपुट होगा मेरा उसमें यहां पर हाइफन आ जाएगा। तो ये अभी तक का एकदम सबसे डिफरेंट इनपुट का स्टाइल होगा जो किसी भी फंक्शन पे आपने ट्राई किया होगा एज ए आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट में अब यहां पर मान लीजिए मैं लिख देता हूं, ये लिख देता हूं, तो रीलोड करेंगे तो यहां पर आप देखिए ये आ गया है। यही चीज मैं फिर से अगर यहां पर XX लगाकर और डी लिख देता हूं तो यहां पर फिर से 23 आ जाएगा। इस तरीके से आप यहां पर बीच में कुछ भी देंगे इन कैरेक्टर्स के बीच में तो वो एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। अब मंथ की बात करें तो मैं यहां पर लिख सकता हूं M मंथ के लिए एंड कैपिटल M भी मंथ के लिए, लेकिन इसमें डिफरेंस है। अब देखिए मंथ आया है यहाँ पर 12 यानी स्मॉल m से, और कैपिटल M से आया है 3 डिजिट के अंदर DEC। तो आज की जो तारीख आ रही है वो आ रही है 23 दिसंबर, यानी 12th मंथ चल रहा है, आज संडे है। एंड जो ईयर लाने का जो तरीका है वो फिर से वही, या तो स्मॉल y या फिर कैपिटल Y, स्मॉल y या फिर कैपिटल Y। अब मैं इसमें से फालतू की ये जो चीजें हटा देता हूं, इसको एक अच्छे तरीके से हम प्रिंट करते हैं। मैंने किया रीलोड, अब ये लिखा आ रहा है ये मंथ है आपका, तो मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, संडे को हम लेके आते हैं पहले, कॉमा लगाया, संडे, तारीख आएगी उसके बाद आएगा मंथ का नाम, तो मैं इसमें कैपिटल M रखता हूं एंड मैं ये सारे हटा देता हूं। मैंने किया रीलोड, तो आप आंसर देख रहे हैं आ रहा है संडे कॉमा 23 दिसंबर 2018। अगर आपको इसके साथ टाइम भी चाहिए तो टाइम के लिए, यानी ये तो हमारी डेट आई है ना, अब टाइम भी चाहिए तो कितने, मतलब कौन सा घंटा चल रहा है उसके लिए हम चेक कर सकते हैं स्मॉल g या फिर कैपिटल G से। वही लीडिंग जीरोस का डिफरेंस है, G हो गया एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं H फॉर आवर्स कि कितने घंटे अभी हुए हैं। तो ये मैंने किया रीलोड, अभी हुआ है, सॉरी G और H सेम ही चीज है एक्चुअली, मैंने यहाँ पर H लिख दिया एंड मुझे मिनट्स का करना है तो मिनट्स के लिए मैं यूज करूंगा I। मैंने किया रीलोड, तो यहां पर आंसर आ रहा है 11:22। यही चीज आपको सेकंड्स के लिए भी चाहिए तो सेकंड्स के लिए आप लिख सकते हैं S। मैंने किया रीलोड, तो यहां पर 31 सेकंड्स आ गए, रीलोड करूंगा 33, तो ये यहां पर मेरा एग्जैक्टली टाइम चल रहा है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द एग्जैक्ट टाइम अभी जो हो रहा है, ये इसके हिसाब से आ रहा है कि मेरे OS के अंदर क्या सेटअप हुआ है। तो मेरा जो विंडोज OS है
यहाँ पर आप अगर उसका टाइम देखें तो अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने हाइड किया हुआ है। एक्चुअल टाइम अभी ये नहीं है, बस ये जो मेरे सिस्टम पे चल रहा था ये सिस्टम के हिसाब से आ रहा है। यही चीज अगर मैं अपनी विंडोज की सेटिंग में टाइम चेंज कर दूंगा तो ये एग्जैक्टली वैसा का वैसा उसके हिसाब से ही दिखाएगा। ऑब्वियसली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीएचपी है इसको पता भी तो होना चाहिए ना कि कितने सेकंड्स बीते हैं उस इपॉक टाइम से, तो वो बताने के लिए तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही चाहिए होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चलता है, ये टाइम का जो फंड है कैसे चलता है, हमारा जो पूरा सीपीयू होता है यानी मदरबोर्ड होता है उसके साथ एक सेल लगा होता है जो कि वो टाइम को हमेशा 24/7 चलाए रखता है। या फिर जो आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसके अंदर क्या होता है, या तो वो जो टाइम है वो आपके मोबाइल कैरियर के थ्रू लेता है, यानी अगर आपने कोई सिम कार्ड डाला हुआ है फोन के अंदर तो उससे आएगा। अदरवाइज वो आपने अगर वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है तो जो ऑनलाइन जो सर्वर्स हैं जो टाइम बताते हैं वो उसके साथ सिंक में रहता है। तो ये दो तीन तरीके हैं जिससे टाइम हमेशा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सिंक में रहता है। जो सबसे प्रिमिटिव यानी सबसे पुराना और सबसे कारगर तरीका वो यही है कि हम एक सेल यूज करते थे सीपीयूज के अंदर जो हमेशा टाइम को 24/7 वो चलाए रखता था अपना और स्टोर रखता था कितना टाइम हुआ है। आजकल जो विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसमें लेटेस्ट में यही है कि वो ऑनलाइन जो सर्वर्स हैं टाइम के उसके साथ सिंक में रहता है। जो आपके मोबाइल एंड्रॉइड फोन या आईफोन्स वगैरह हैं वो आपके सिम कार्ड के थ्रू आपका जो नेटवर्क होता है यानी कैरियर, जैसे आपका अगर एयरटेल आइडिया कोई भी आपका सिम है तो उसके हिसाब से वो नेटवर्क से सिंक कर लेता है। तो ये दो तीन तरीके हैं जिससे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेव रखता है टाइम को। एंड ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से ही पूछती है कि क्या टाइम हुआ है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये हुआ आपका डेट का फंक्शन, ये सबसे इसका बेसिक यूजेज है। आपको सारे के सारे वेरिएबल्स याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई डी से क्या होगा एम से क्या होगा, मतलब इस तरीके से बहुत सारे हैं, सी आर यू पी टी, इस तरीके से दुनिया भर के हैं। तो आपको सारे रट्टा मारने की या याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको जो मोस्ट कॉमनली यूज है जैसे डी एम वाई एच आई एस ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मैं स्मॉल वाई यूज करता हूं तो मुझे सिर्फ दो ही डिजिट का ईयर यहां दिखेगा। तो ये सब फॉर्मेटिंग के फंक्शंस हैं। अगर मैं जैसे स्पेस लगाया यहां पर तो स्पेस आ गया, कॉलन लगाया तो कॉलन आ गया, अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगाया जैसे डी के बाद तो ये संडे के बाद आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एज इट इज कॉमा आ गया। अब इसका एक और भी एक छोटा सा स्पेशल इसमें आर्ग्यूमेंट और है, मतलब इसी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में एक और कैरेक्टर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे डी के बाद मैं अगर कैपिटल एस लगा देता हूं तो अब आप देखिए क्या होता है, यहाँ पर आर डी आ गया, 23rd हो गया ये। अगर आज डेट 24 होती तो ये 24th आ जाता अपने आप ही। तो ये एक तरीके से ऑर्डिनल सफिक्स है, ये आप डी यूज करें या फिर जे यूज करें दोनों के साथ ये अपने आप लग जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे इनपुट हैं, आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़िए क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है कि इसमें से क्या क्या आप आउटपुट दे सकते हैं। एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कौन से सिनारियो में कौन सा आपको यूज करने को मिल जाए। तो ये है आपका डेट फंक्शन। अब एक और जो सेकंड इसका आर्ग्यूमेंट है उसके बारे में स्टडी करते हैं। मैं यहां पर फिर से ब्रेक टैग देता हूं एंड इसको न्यू लाइन में यूज करते हैं फिर से। तो ये है मेरा एक टाइम स्टैम्प, मैं इस टाइम स्टैम्प को यहां पर दे रहा हूं एज सेकंड आपका आर्ग्यूमेंट। मैंने इसको किया रीलोड, तो आप देख रहे हैं कि ये इस टाइम पे ये टाइम स्टैम्प बना था जो ये वाला है 769 वाला। मैं इसको रीलोड करता हूं तो ये फिक्स रहेगा क्योंकि इस टाइम स्टैम्प को यूज करके ये इस डेट को फॉर्मेट कर रहा है इस फॉर्मेट में। अगर मैं यहां पर जैसे 60 है मैं यहां पर इसमें से 5 कर दूं, मैं सेव करके रीलोड करूं तो आप देख रहे हैं कि जो टाइम था वो चेंज हो गया है, अब ये कुछ घंटों पहले का टाइम हो गया है। यही चीज अगर मैं इस वाले 5 की जगह 3 कर दूं तो अब मैं रीलोड करूंगा तो आप देख रहे हैं डेट ही चेंज हो गई है, 30 नवंबर हो गई है। तो ये कुल मिला के कुछ नहीं है, बस सेकंड्स के हिसाब से चल रहा है। ये मैं 69 की जगह 70 कर दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 9 की जगह यानी 9 सेकंड चल रहा था ना, ये 10 सेकंड आ जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जैसे आप अगर दिमाग लगाएं तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, आप इस 70 में से पूरे के पूरे 60 माइनस कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 10, तो पूरा जो एक मिनट है आपका वो कम हो जाएगा, ये जो 06 है ये 05 हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से अगर आप कैलकुलेट करें कि एक घंटा अगर आपको इसमें से कम करना है
तो आप इसमें से 3600 माइनस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 3600 सेकंड्स होते हैं घंटे में। सेम ऐसे ही अगर आप पूरे के पूरे दिन का यानी एक दिन माइनस करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि 24 इंटू जो 3600 है वो आपका होता है 86400, यानी अगर इसमें से आप माइनस करेंगे 86400 एंड फिर इसको रीलोड करेंगे, तो आपका जो डे है वो एक कम हो गया है। पहले 30 नवंबर था, अब 29 नवंबर है। ये चीज आप इसमें प्लस करेंगे तो आप इसमें रिलोड करके देखेंगे ये 1 दिसंबर हो गया है। तो 30 नवंबर के बाद ऑब्वियसली 1 दिसंबर ही आएगा। एंड ये चीज अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे आप एक एक दिन स्किप कर सकते हैं। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, टाइम स्टैम्प के साथ आप पूरा का पूरा ऐसे ऑल्टर कर सकते हैं। अब ये तो हुआ डेट को पूरा का पूरा फॉर्मेट करना, ऑब्वियसली आप कर लेंगे। अब कि अगर आपको किसी ने बोला कि सिर्फ मुझे दो चीजें बताओ, कौन सा दिन है और कौन सा महीना है, तो आपको क्या करना है, डी नहीं, स्मॉल डी लिखना है एंड कैपिटल एम लिखना है, तो आपका दोनों काम हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको जो फॉर्मेट है वो एकदम डिफरेंट चाहिए। अब सारे के सारे फॉर्मेट तो आप याद नहीं रख सकते। फॉर्मेट का मेरा मतलब है कि देखिए, टाइम को दर्शाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब उनमें से एक तरीका है कि हमारा जो आरएसएस फीड होता है वो एक पर्टिकुलर टाइप का उसमें आउटपुट चाहिए होता है। अब वो पर्टिकुलर टाइप क्या है कि उसमें जो टाइम है वो कुछ इस तरीके से आता है। उसमें जैसे ईयर आ गया 2018 आ गया, एंड उसके बाद आपका मंथ आ गया 12, एंड उसके बाद आपका डे आ गया। तो डे में अगर आपने लिख दिया 02, एंड उसके बाद आपका जो आता है टी आता है, टी नाम का एक कैरेक्टर आता है। उसके बाद फिर से आपका शुरू होता है आपका वही आवर वाला, मंथ वाला और सेकंड वाला सिस्टम। एंड उसके बाद वहां पे लिखा होता है प्लस लगाकर कि कितने आवर्स और कितने मिनट्स ये यूटीसी यानी जो आपका जीएमटी वाला जो टाइम था यूटीसी से कितना आगे या पीछे है। तो इसका मतलब हम किसी भी टाइम को अगर इंटरनेशनली आपको प्रेजेंट करना है, तो देखिए आपके हिसाब से तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर 1 दिसंबर है, राइट। बट व्हाट इफ ये चीज आप किसी अमेरिकन को भेज रहे हैं, तो उसके लिए तो हो सकता है ना कि टाइम जोन का डिफरेंस की वजह से उसका एक दिन पीछे चल रहा होगा। तो उस डिफरेंस को दर्शाने के लिए आपको टाइम जोन भी तो बताना पड़ेगा ना किसी भी टाइम स्टैम्प में, तभी तो वो इंटरनेशनली एकदम सही चलेगा। अगर आपको सिर्फ एक ही ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से चलना है तो कोई इश्यू नहीं है। बट क्योंकि आप पूरे ग्लोब से कनेक्टेड हैं एंड आप पीएचपी क्यों सीख रहे हैं, सो दैट आप वेबसाइट्स बना सकें, तो उसके लिए आपको टाइम जोन भी सेव करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम जोन भी एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो टाइम जोन को आप सेव करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि कितना आगे या फिर कितना पीछे थे हम यूटीसी से। उसी को दर्शाने के 5-6 तरीके हैं, जिसमें से एक है आपका जो आरएसएस फीड वाला मैं बता रहा था, एक है आपका आईएसओ 8601 जिसे को कहते हैं, मतलब एक फॉर्मेट है, फिक्स फॉर्मेट आईएसओ 8601 फॉर्मेट टाइम का। ऐसे ही आपके और इंटरनेशनल फॉर्मेट्स हैं जो कि अलग अलग जगह पे काम आते हैं, जैसे कि आपका RFC 822 हो गया या फिर आपका RFC 1036 हो गया। तो ये कुछ फिक्स्ड फॉर्मेट्स हैं। अब इन फॉर्मेट्स को आप रट्टा नहीं मार सकते हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने पीएचपी में कॉन्स्टेंट्स बना दिए सो दैट उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आपको याद रहे। अब जैसे एक कॉन्स्टेंट है डेट अंडरस्कोर एटम, मैं अगर इसको रीलोड करूं तो आप देखेंगे ये हमने सेव कर दिया एग्जैक्टली। अब इसको ये जो चीज है मैं इसको कॉपी कर रहा हूं एंड मैं इसको डेट के अंदर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की तरह डाल रहा हूं। मैंने जब इसको किया रीलोड तो अब आंसर देखिए क्या आता है, ईयर हाइफन मंथ हाइफन डे फिर टी 1132 51 एंड ये है प्लस, यहां पर ये मेरा टाइम जोन सेट है, मैं +1 आवर पे चल रहा हूं, यानी ये हो गया आपका, आई गेस ये बेल्जियम का टाइम हो गया, मे बी और मे बी नॉट, आई मे बी रॉन्ग, सो लेट्स नॉट वरी अबाउट इट कि बेल्जियम का है या कहाँ का है, बट ये है कि ये आपका एक फॉर्मेट है। इसी तरीके से हमने मल्टीपल कांस्टेंट डिफाइन कर रखे हैं डेट के लिए, जितने मैंने बोले थे ISO 8601 या फिर RFC 1036 या फिर डेट RSS, तो इस तरीके से हमने कांस्टेंट ऐसे सेव कर रखे हैं एंड उनमें ये सारी वैल्यूज डाल रखे हैं, सो दैट हमें याद ना रखना पड़े कि S से क्या होता है, P से क्या होता है, H T क्या होते हैं। हमें इसके बारे में
जो टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। तो मुझे क्या करना है, जब भी मुझे डेट चाहिए, मान लीजिए एटम फॉर्मेट के लिए, तो मैं यहां लिखूंगा डेट एटम, रिलोड किया, सॉरी ये हो गया गड़बड़, क्योंकि कांस्टेंट को आप स्ट्रिंग की तरह यूज नहीं कर सकते। ये आपका आ गया सेम वही स्ट्रिंग। इसी तरीके से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं। कुकीज के लिए आपको हमेशा ऐसे यूज करना है, डेट अंडरस्कोर कुकी, रिलोड करेंगे तो आपका आ गया ये है आपका कुकी वाला फॉर्मेट। जो आपकी HTTP की कुकीज होती हैं, यानी ब्राउजर कुकीज, उसके लिए जो डेट है वो इस तरीके से स्टोर होती है। एंड ऐसे ही आपका RSS का है। RSS वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, राष्ट्रीय वाला RSS नहीं है। RSS का यहाँ पर जो मतलब है वो फीड वाला है, जो फीड होती है ना आपकी, रियली सिंपल सिंडिकेशन कहते हैं RSS को। तो वो फीड का एक फॉर्मेट होता है, XML फॉर्मेट, जिसमें हम RSS प्रिंट करते हैं। तो उसका एक फॉर्मेट है, मतलब उसका एक हमने कांस्टेंट सेट कर दिया। ऐसे ही आपके दो तीन और है, एक एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड बाकी जो है आप स्टडी कर सकते हैं एंड याद रख सकते हैं कि कौन कौन से और किससे क्या होता है। तो मैं यहाँ पर थर्ड नंबर पे एक और लिख रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ISO 8601। ये है आपका थर्ड नंबर वाला, दिस वन। ये आप काफी जगह देखेंगे। अब वो काफी जगह कौन कौन सी है एग्जैक्टली मैं आपको एग्जांपल नहीं बता सकता, बट हाँ आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि ऐसा कोई एक डेट का फॉर्मेट होता है। और एक और है, आप अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, बट ये थोड़ा कम यूज होता है, W3C, यानी W3C के हिसाब से है ये वाला जो डेट का फॉर्मेट है ये। तो दिखने में सारे सेम सेम से लग रहे होंगे आपको, बट इनमें डिफरेंसेस हैं। तो प्लीज आप ये सारे जो कुछ कॉमन मैंने बताए हैं ये सारे आप याद रखिएगा एंड डेट के साथ उनको यूज कर सकते हैं। सेकंड जो आपका आर्गुमेंट था डेट का, वो भी आपको समझ आ गया है। तो अब हम डेट फंक्शन से बाहर निकलते हैं एंड अब हम चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अब डेट तो हमारा हो गया, ऐसी दुनिया भर के फंक्शन आपको डेट के, आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी ऑनलाइन। प्लीज आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं कौन कौन से आपके काम आ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर प्रोजेक्ट में हर एक फंक्शन ही काम आता है। मेजरली तो आपको डेट या टाइम के ये दो चार फंक्शन होंगे, या str टू टाइम एक और फंक्शन है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। वो सारे आपको आने चाहिए। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी एप्लीकेशन के लिए, वो आपका फंक्शन है कि करंटली आपके सिस्टम में टाइम जोन कौन सा सेट हुआ हुआ है। तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन है, मैं ये कमेंट आउट कर देता हूं। उसके लिए आपके पास PHP में फंक्शन है डेट डिफॉल्ट टाइम जोन गेट। तो डेट अंडरस्कोर डिफॉल्ट टाइम जोन अंडरस्कोर गेट। अब इसका मतलब है कि PHP के अंदर आपका डिफॉल्ट टाइम जोन कौन सा सेट हुआ है। मेरा सेट हुआ है यूरोप बर्लिन का। अगर आपको इसमें और ऑप्शंस चाहिए या फिर अपना अलग सेट करना है, तो सेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर आप इनपुट क्या देंगे। एंड इनपुट देने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टाइम जोन एग्जिस्ट करते हैं। अब टाइम जोन कौन कौन से होते हैं, अब ऐसे सारे तो आप याद नहीं रख सकते। तो जो आपके मेजर हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, आप उनके टाइम जोन्स की डिटेल आप याद रख सकते हैं। तो अमेरिका के जो सबसे कॉमन टाइम जोन्स हैं वो आप अपने सर्वर के हिसाब से सेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो कि जहां पर आपका सर्वर है उस हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका सर्वर अमेरिका में है एंड LA में है, तो आपको ये सेव करना पड़ेगा। सॉरी, ये है आपका गेट फंक्शन, आपको सेट करना है। तो सेट के साथ आपको पैरामीटर देना पड़ेगा। पैरामीटर में आप लिखेंगे अमेरिका एंड फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे एंड उसके अंदर लिखेंगे आप लॉस एंजलिस। एंजलिस में A कैपिटल आएगा। तो ये मैंने किया सेट। यहां पर सेट करने के बाद अगर मैं गेट करता हूं, अब आप देख रहे हैं कि मेरा जो टाइम जोन है वो लॉस एंजलिस सेट हो गया है। तो मेरे जितने भी आगे के डेट के जो फंक्शन है ये उस हिसाब से सारे वेरी करेंगे, ये आप याद रखिएगा। ये जो फंक्शन है लाइन नंबर 11 पे जो मैंने फंक्शन यूज किया है, इसका यूज ही सिर्फ इतना है कि पूरी की पूरी आप एप्लीकेशन को आप सेट कर दें कि जो भी आप टाइम के कैलकुलेशन करेंगे
वो हमेशा इस टाइम के हिसाब से करेंगे, अमेरिका लॉस एंजलिस के लिए हिसाब से। अब ऐसे दुनिया भर के आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको मोस्ट कॉमन पता होना चाहिए, या फिर आपके जो सर्वर पे सेट है उसकी आप ध्यान रखें तो बेटर है। अब एशिया में, अब हम बात हिंदी में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इंडिया का तो बात करेंगे। तो इंडिया के लिए हमारे पास टाइम जोन जो है वो है कोलकाता का। सबसे जो कॉमन आपको जो याद रखना है उसका नाम है एशिया स्लैश कोलकाता। तो ये आपका टाइम जोन यहाँ पर सेट होएगा एशिया कोलकाता के हिसाब से, एंड उसके हिसाब से आपका डेट टाइम जो फंक्शंस है वो बाद में काम करेंगे। अब ये हमने पहले यूज कर लिया है, ये चीज हम इनके बाद यूज करेंगे। एंड कुछ अगर हम ऑपरेशंस करेंगे कि +1 डे या +-डे, तो उस हिसाब से आपके चेंजेस आएंगे आउटपुट में, ये गारंटी के साथ है। ऐसी जो हमारे आसपास के टाइम जोन है वो है काठमांडू, कराची, ये सब है, या फिर आप कोलंबो सेट कर सकते हैं, श्रीलंका वाला। तो ये आपके एशिया के कुछ इंपॉर्टेंट टाइम जोन्स हैं, आपको एशिया कोलकाता ही यूज करना पड़ेगा। अब ऐसा कोई सिटी के हिसाब से नहीं होता कि सारे हमने सिटी के सेट कर रखे हैं, नागपुर का या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का सिर्फ एक ही है, एशिया स्लैश कोलकाता। सो दैट्स इट। आपको कुछ दिल्ली वगैरह याद नहीं रखना या मुंबई नहीं लिख सकते आप। अब इसका कोई रीजन नहीं है कि सिर्फ कोलकाता ही क्यों है, ऐसे यूरोप के आपके बहुत सारे हैं। एम्स्टरडेम यूज कर सकते हैं आप, मॉस्को यूज कर सकते हैं, बर्लिन तो आपने देखा कि हमारा पहले से सेट ही था। तो यूरोप में रोम, पेरिस, ये सारे जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इनके आप यूज कर सकते हैं। अब ये सारा यूज करना आपके कोई शौक के ऊपर नहीं होगा, ये आपके सर्वर का लोकेशन क्या है एग्जैक्टली, या फिर आपको एप्लीकेशन किस ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए बनानी है, आपको उस हिसाब से यूज करना पड़ेगा। अब आपने देखा होगा कि सारी वेबसाइट जो आप जैसे सोशल नेटवर्क्स यूज करते हैं वो आपसे पूछते हैं ना कि आपकी कंट्री कौन सी है रेजिडेंस वाली। तो आप अगर उसमें इंडिया सेट करते हैं तो जब आपका कोई भी नया पोस्ट या फीड आता है तो उसमें लिखा होता है ना कि 2 आवर्स अगो। अब 2 आवर्स अगो कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि आपका टाइम जोन अलग है। अब किसी यूएस के सेलिब्रिटी ने अगर उसको पोस्ट किया है तो उसका टाइम जोन अलग चल रहा होगा, तो वो जो डिफरेंस है वो आपके लोकेशन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि टाइम स्टैम्प का तो डिफरेंस आ जाएगा ना उनसे। फिर भी वो आपको एग्जैक्ट दिखाता है कि 2 घंटे पहले किसी ने ये पोस्ट किया था। तो वो जो सेटिंग होती है सारा टाइम जोन का डिफरेंसेस बना के और उसको मैच करने के बाद ही हम कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ हो, क्योंकि ये आपके बेसिक्स हैं डेट और टाइम के। अब आपके पास जो फंक्शंस हैं डेट के लिए वो डेट अंडरस्कोर ऐड है, डेट अंडरस्कोर डिफ है यानी डिफरेंस के लिए, दो डेट का अगर डिफरेंस चाहिए। डेट फॉर्मेट नाम का एक फंक्शन है जो काफी आपको यूज करना पड़ सकता है। तो डेट फॉर्मेट के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डेट फॉर्मेट क्या करता है, एक नया आपको डेट टाइम जो है वो ऑब्जेक्ट देगा एंड उसको फॉर्मेट करेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं उसके लिए। पहला तो हम एक और फंक्शन देख लेते हैं, उसका नाम है डेट क्रिएट। तो मैं यहां पर लिखूंगा डेट क्रिएट एंड यहां पर मैं तारीख लिख देता हूं 2018 एंड 12/12। ये मैंने एक डेट दे दिया है। हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। मैंने क्या एको। अब चीज ये है कि जो डेट क्रिएट फंक्शन है ये आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है हमेशा। डेट टाइम जो एक क्लास है आपकी उसका ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करा जाएगा, ये कोई स्ट्रिंग आउटपुट नहीं करेगा। तो ये आपको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, मैंने एफ में सेव कर लिया। ठीक है, तो आपको एरर नहीं है। अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता हूं। अब ऑब्जेक्ट क्यों बनाया गया है यार, क्योंकि जो इसके रिलेटेड फंक्शंस हैं वो यूज कर सके हम। अब रिलेटेड फंक्शन में क्या होंगे, देखिए एक जो डेट है ये सिर्फ एक, या तो आप उसको टाइम स्टैम्प के हिसाब से यूज करिए या फिर आप उसके बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आप रखें। अब जैसे मैंने डेट क्रिएट जो रखा है, अब उसके अंदर उसका टाइम जोन का इंफॉर्मेशन होगा, जबकि टाइम स्टैम्प होती है उसके अंदर कभी भी आपको टाइम जोन का इंफॉर्मेशन नहीं दिखेगा, ये सिर्फ एक नंबर है, राइट। बट जो डेट है एग्जैक्टली वो पूरा का पूरा आपका A to Z डेटा स्टोर कर सकती है कि कौन सा डे था, कौन सा लोकेशन था। तो ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट स्टोर करता है एंड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको जो ऑपरेशन करना था वो था डेट फॉर्मेट। तो डेट को फॉर्मेट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा डेट टाइम का। मैंने एको किया एंड यूज किया डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट। अब मैं डेट को फॉर्मेट कर रहा हूं, कौन सी डेट को, जो मैंने इस ऑब्जेक्ट में बनाई थी। एंड उसका फॉर्मेट क्या करना है मेरे को यहां उसको ऐसे लिखना है YMD। अब करते हैं रीलोड, तो आप देखिए मेरे पास ये फॉर्मेट आ गया। अब सेम यही चीज करने के बहुत सारे तरीके थे, मैं मना नहीं कर रहा, बट ये आपको एक फंक्शन बताना था इसलिए मैंने आपको बताया।
फॉर्मेट में ये जो YMD लिखा है हम वैसे जैसे हमने डेट के लिए यूज करे थे सारे के सारे वैसे यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम फंक्शन की, क्योंकि ये जो डेट का है, डेट में सिर्फ फॉर्मेटिंग पॉसिबल है या फिर कन्वर्जन है कि आज की डेट को कल की डेट में कन्वर्ट करने का लिए वो प्लस माइनस आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम की, क्योंकि टाइम जो है वो सेकंड्स में है एंड एक छोटी क्वांटिटी है। इसके लिए भी हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं एंड कुछ माइंड ब्लोइंग ऑपरेशंस है जो आप कर सकते हैं। अब डेट को टाइम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे सिंपल जो आपके पास फंक्शन है वो है str टू टाइम। तो हम अभी डिस्कस करते हैं टाइम फंक्शन। अब ऊपर जो हमने लाइन 2 में लिखा है एको टाइम, ये एकदम सही है जो यूजेज है इसका। बट ये चीज अब टाइम में तो माइक्रो सेकंड भी होते हैं, तो आपको PHP जो है वो माइक्रो सेकंड में भी काउंट कर सकता है। अगर मैं इसको एको करूं माइक्रो टाइम, तो आप देखेंगे क्या आउटपुट आता है। मैं आपका ये पूरा का पूरा ही कमेंट कर देता हूं। ये आया आपका माइक्रो टाइम का आउटपुट। अब आप ये देखिए जो लास्ट का ये पॉइंट है ये पूरा का पूरा इससे मैच कर रहा है, तो ये जो है आपका टाइम स्टैम्प है। बट ये जो डिजिट्स हैं ये आपके माइक्रो सेकेंड्स हैं, आपका फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है। अब इसका माइक्रो टाइम को अगर आप 1 दे देंगे एंड फिर रिलोड करेंगे तो ये आपके माइक्रो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका फ्लोट में आंसर आया आपकी बार, याद रहे कि ये फ्लोट में आंसर आया है। तो यहां तक इंटीजर पार्ट है इसका एंड पॉइंट 042 जो है इसका फ्लोटिंग पॉइंट वाला पार्ट है। तो अगर आपको एक स्क्रिप्ट में अगर बताना है कि पूरा स्क्रिप्ट चलने में या पूरा ये जो कोड हमने लिखा है रन करने में कितना टाइम एग्जैक्टली लगा, तो आप कर सकते हैं ना कि लाइन नंबर 2 पे आप जैसे ही आपका PHP कोड शुरू हुए आप एक माइक्रो टाइम से एग्जैक्टली आप टाइम स्टैम्प ले लीजिए एंड फिर जब खत्म हुए तब ले लीजिए एंड दोनों के बीच का डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो एक बार हम वो करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर ले लेता हूं V1 यानी वेरिएबल 1 में मैंने माइक्रो टाइम सेव कर लिया है। ठीक है, बीच में मैं कुछ भी ऑपरेशंस लिख देता हूं। लेट्स से i इज इक्वल टू 1 0 कर लेते हैं एंड i लेस देन इक्वल टू 80,000 एंड i प्लस प्लस एंड यहां पर मैं लिख देता हूं j प्लस प्लस। एको वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूं मैं बस इसको फालतू में थोड़ा सा घुमाना चाह रहा हूं, स्क्रिप्ट को थोड़ा चलना चाहिए, बस टाइम दे रहा हूं सो दैट अब मैं यहां पर फिर से कैलकुलेट करूं V2। अब मैंने 2 बार माइक्रो टाइम कैलकुलेट कर लिया V1 और V2, तो स्क्रिप्ट को जो टाइम लगा चलने में वो V2 माइनस V1 हुआ। तो मैं एक बार यहां पर प्रिंट करता हूं एको V2 माइनस V1 और यहां लिख देते हैं टाइम टेकन इज इक्वल टू, मैंने किया रीलोड, ये हुआ आपका टाइम टेकन। अब ये आपके माइक्रो सेकंड के अंदर डिफरेंस आया है, इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका मिली सेकेंड्स एंड मैंने किया रीलोड, तो आपका आंसर है 12 मिली सेकेंड्स में आपका ये पूरा स्क्रिप्ट चला। आप याद रखें कि 1 सेकेंड में 10⁻⁶ माइक्रो सेकेंड्स होते हैं एंड 1 सेकेंड में 10⁻³ मिली सेकेंड्स होते हैं। तो ये जो आपका आंसर है ये अभी मिली सेकेंड्स में आया है। मैं यहां पर लिख सकता हूं और ms, मैंने रिलोड किया। अब आपको ये स्क्रिप्ट में कितना लगा ms यानी 9 मिली सेकेंड्स आपको लगा। अब टाइम आ गया कि हम पुराना एक फंक्शन याद करें जो हमने यूज किया था, वो था नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट फंक्शन में आपने क्या किया था, नंबर अंडरस्कोर फॉर्मेट, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना यार इतने सारे ये डिजिट्स यहाँ पर दिखे, तो मैं चाहता हूं कि ये बस इतने ही दिखाए दे 3 डिजिट। नंबर फॉर्मेट फंक्शन मैंने यूज किया एंड इसको मैंने यहां तक यूज किया, कॉमा लगाकर मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूं। मैंने किया रीलोड, तो अब ये 14.8 मिली सेकेंड्स में पूरी स्क्रिप्ट मेरी रन हुई है। मैंने रीलोड करूंगा तो आप देख रहे हैं टाइम जो है मिली सेकेंड्स के अंदर ही है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। अब वो किस वजह से है इसका आंसर कोई नहीं जानता भाई, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस चल रहे हैं, मेमोरी कैसे यूज हो रही है, नोबडी नोज, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता ना। तो ये मेरा कुछ आंसर जो है मिली सेकेंड्स के अंदर ही आ रहा है। अगर यही चीज मैं यहाँ पर बढ़ाकर और लंबी कर देता हूं
तो अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ये लगे आपके पूरे के पूरे 8 सेकेंड ऑलमोस्ट। मैंने फिर से रिलोड किया, इट्स टेकिंग अ लॉट। आई थिंक मुझे इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ हमें अभी 8 लाख मैंने सेव किया हुआ है, 8 लाख तक ये काउंट करेगा फ्लोटिंग पॉइंट। तो ये ठीक है, इतना कुछ आपका मिली सेकेंड आ गया। जो भी है हमें इससे मतलब नहीं, हमने फंक्शन एक सीख लिया है। अब हम लास्ट जो टाइम का फंक्शन है उसकी बात करते हैं। देखिए फंक्शन तो बहुत सारे हैं, आपको खुद से सीखने पड़ेंगे या फिर देखने पड़ेंगे कौन कौन से हैं, क्योंकि हम सबकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। जो मेजरली यूज्ड हैं उनकी हम बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है वो है str टू टाइम, स्ट्रिंग टू टाइम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंटेलिजेंट फंक्शन है। मतलब फंक्शन ही इतना इंटेलिजेंट कि आप कहेंगे वाओ। मैं एक नई फाइल बना लेता हूं। हम जिस फंक्शन की बात कर रहे हैं उसका नाम है str to और टाइम, str टू टाइम यानी स्ट्रिंग टू टाइम। अब स्ट्रिंग कौन सी होगी? स्ट्रिंग होगी कोई भी स्ट्रिंग, जैसे हम टाइम की बात करते हैं वो स्ट्रिंग। तो सबसे एक सिंपल एग्जांपल लेंगे हम, echo str टू टाइम। मैं इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं नाउ, यानी अभी क्या टाइम हुआ है। रिलोड करेंगे, आपको एक टाइम स्टैम्प मिल गया है ना। सिंपल, मैंने यहां पर इंग्लिश में लिखा नाउ और मुझे आंसर आ गया। यही चीज मैं अगर ओ कैपिटल लिख देता हूं, आई स्टिल गेट द सेम आंसर। यानी कैपिटलाइजेशन से मैटर नहीं कर रहा है, ये अंदर से ही फंक्शन खुद आपको बता रहा है कि अभी इतने टाइम स्टैम्प हुआ है। मतलब जो आंसर आपका टाइम से आ रहा था echo टाइम फंक्शन से, वही चीज आपको str टू टाइम नाउ पर दे रहा है, राइट। तो है ना एक कूल फंक्शन। अब नाउ की जगह आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। मैं इसमें लिख रहा हूं टुमारो। तो एग्जैक्टली मुझे, यानी आज रात जब रात को 12 बजेंगे, ये मुझे उस दिन के स्टार्टिंग का टाइम स्टैम्प दे रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एग्जैक्टली उसी टाइम से शुरू करें दिन जब एक्चुअली दिन शुरू हुआ था, ना कि आज अभी जो डेट चल रही है उस हिसाब से। मेरा कहने का मतलब है कि लेट से आज जो अभी का टाइम है वो 4 PM हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रोग्राम को आज की जो डेट है वो अभी से पता चले, यानी 4 PM से। मैं हमेशा यही चाहूंगा कि वो डेट का कैलकुलेशन रात के 12 बजे यानी 00 से शुरू करें। तो आज रात जब नया दिन शुरू होगा तब ये टाइम स्टैम्प होगा। सेम ऐसे टुमारो और येस्टरडे में कर दूं, येस्टरडे, तब ये टाइम था। अब इसको एक बार देख लेते हैं। येस्टरडे एंड टुडे, अब इनमें आप अगर डिफरेंस देखेंगे तो आप देखेंगे, हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं, देखना क्या है। V2 V1 echo $V2 minus $V1। ऑब्वियसली मुझे ब्रेक टैग हटाना पड़ेगा वरना काफी गड़बड़ हो जाएगी। ये डिफरेंस आया है। अब रीजन क्या है? पूरा का पूरा एक दिन का डिफरेंस है। ये एग्जैक्टली अगर आप देखें तो वही नंबर है जो हमने बात करी थी, 24 आवर्स इंटू 3600 सेकेंड्स, यानी पूरे 24 घंटे जब बीत जाएंगे तब ये जो डिफरेंस है वो आया है। और एक और चीज नोटिस करने वाली बात है कि V2 छोटा है, यानी जो कल था वो टाइम स्टैम्प कम था, एंड जो आज है यानी जब आज का दिन शुरू हुआ तो वो टाइम स्टैम्प ज्यादा है। तो आप अगर इसको पूरा समझें अच्छे से तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है ये, एंड और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स है। यही चीज टुडे, और मैं -2 days लिख दूं और रीलोड करूं तो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा 2 दिन का डिफरेंस आया है। S2 टाइम में मैंने दिया -2 days, यानी 2 दिन पहले का डेट मुझे दिया जाए। मैं ऐसे ही -2 आवर्स भी लिख सकता हूं, स्पेस भी लगा सकता हूं, नहीं भी लगा सकता हूं।
तो 2 घंटे पहले और नाउ का जो डिफरेंस है वो आप देखेंगे कितना आएगा, एग्जैक्टली इतना, यानी पूरे 2 घंटे हो गए ना, 3600 प्लस 3600, ये चीज मैं प्लस कर दूंगा तो ये अब डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे बाद का जो टाइम स्टैम्प है वो अभी वाले से ज्यादा होगा। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये सब कुछ 100% वैलिड है, ये कोई हवा में बातें नहीं हो रही हैं। तो ये चीज आप सोच के समझ के आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसी में अगर नाउ की जगह में लिख दूं नेक्स्ट मंडे, तो अगला जो मंडे आएगा सीधा ये उसका टाइम स्टैम्प से कंपैरिजन होएगा। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं लास्ट मंडे, तो भी मेरा काम पूरा वैसा का वैसा होएगा। तो एसटीआर टू टाइम इतना इंटरेस्टिंग फंक्शन है कि इसमें आप जो भी कीवर्ड्स लिखेंगे, आवर्स, वीक, वीक भी लिख सकते हैं, डे, सेकंड, कुछ भी लिखेंगे तो उस हिसाब से आपको उसका टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। एंड उस टाइम स्टैम्प को आप फॉर्मेट कर सकते हैं किस फंक्शन से, डेट फंक्शन से। तो ये जो दो फंक्शन है, डेट और एसटीआर टू टाइम, ये दोनों आपस में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक का जो आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट है। तो फॉर्मेटिंग जितनी भी करनी है आपको, डेट और एसटीआर टू टाइम फंक्शन को मिला के आप कर सकते हैं। उसका एक सबसे छोटा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, लास्ट मंडे का तारीख निकालते हैं। हम कई बार बोलते हैं कि लास्ट मंडे कब था, तो चलिए निकाल लेते हैं। अब V1 में मेरा लास्ट मंडे का टाइम स्टैम्प सेव्ड है, मुझे नहीं पता क्या तारीख थी, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे याद नहीं है। तो आई एम श्योर कि जो V1 है उसमें एक टाइम स्टैम्प है, एंड टाइम स्टैम्प को डेट में फॉर्मेट करना है तो मुझे डेट फंक्शन यूज करना होगा, एंड मुझे पहले उसका फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। तो मुझे क्या चाहिए कि लास्ट को क्या था, यानी तारीख क्या थी, D हो गया और M हो गया, एंड सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है उसमें मैंने V1 दे दिया। अब मैं करने वाला हूं इसको एको, एंड नेक्स्ट लाइन का मुझे जरूरत नहीं है, मैंने किया रीलोड। 17 दिसंबर था लास्ट मंडे को, एम आई राइट और एम आई नॉट? या दैट्स राइट, मैंने अभी कैलेंडर में चेक किया 17 दिसंबर। अब आपको एक और चीज अगर चेक करनी है तो आपको याद होगा कि हमने डेट कैसे प्रिंट किया था, यानी डे कैसे प्रिंट किया था। उसके लिए हमने लिखा था कैपिटल डी, मैंने किया रीलोड, तो ऑब्वियसली या मंडे, तो लास्ट मंडे का मुझे तारीख मिल गया। अब इसी चीज में अगर मैं आवर्स और मिनट्स भी दिखाऊं, यानी एच एम भी लिख दूं, सॉरी स्मॉल एम इज फॉर मंथ, मिनट्स के लिए हमारे पास था आई, माई बैड। तो ये आप देख रहे हैं पूरे पूरे 1200 पे हमने इसको अज्यूम किया है, यानी कितने आवर्स हुए 12, एंड 00 आपके मिनट्स हुए। तो पूरा का पूरा मिडनाइट से शुरू हुआ है। मैं इसको ये भी देख सकता हूँ लास्ट मिडनाइट, तो दिस विल ऑल्सो वर्क। वेल दिस डजंट वर्क, क्योंकि ये मुझे जो टाइम स्टैम्प आया, आई थिंक ये आया मेरे का जो ईपॉक टाइम है उस हिसाब से आया है, तो लास्ट मिडनाइट नहीं लिखें। आई थॉट ये वर्क करेगा, बट ये नहीं किया। सिर्फ मिडनाइट लिखने पे मुझे सही आउटपुट आया, लास्ट मिडनाइट लिखने पे मुझे यूनिक्स का जो ईपॉक टाइम था वो आ गया था। तो ये थोड़ा सा एक मिस्टेक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मिडनाइट लिखना है, मुझे पूरा पूरा आज का मिडनाइट वाला टाइम मुझे दिख गया। तो ये आपके डेट और एसटीआर टू टाइम फंक्शंस। अब एसटीआर टू टाइम फंक्शन जो है उसके अंदर आप जरूरी नहीं आप ऐसे वर्ड्स ही लिखें, मिडनाइट या डे या नाउ टुमारो, ऐसा ये जरूरी नहीं है। आप एसटीआर टू टाइम के अंदर एक्चुअल में एक डेट भी लिख सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए 2000 में मुझे कोई एक उस मतलब जो दिन था मुझे उसका डे चाहिए, तो मैं फरवरी का 14 ले रहा हूं, मैंने किया रीलोड। तो ये आप देखिए मुझे 14 फेब 2000 यानी 18 साल पहले के आसपास का जो डेट था उसका मुझे पूरा का पूरा उसने टाइम स्टैम्प दे दिया। तो इस तरीके से मैं एग्जैक्ट अपने टाइम स्टैम्प बना भी सकता हूँ। एंड एक और चीज है कि मैं इसमें रिलेटिव वाले भी दे सकता हूँ, रिलेटिव टाइम स्टैम्प भी, कि मुझे किस दिन से मुझे एक दिन या 2 दिन पीछे करने हैं। मान लीजिए मेरा जो लेट अस से कि अभी जो V1 मेरा आया है, एक टाइम स्टैम्प आया है, मुझे उससे 4 दिन पहले का टाइम चाहिए। तो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं इसको एको करूंगा एंड इस बार मैं यहां पर लिखूंगा -4 days, एंड सेकेंड ऑप्शन में यानी सेकेंड आर्ग्यूमेंट में मैं इसको दूंगा V1। तो अब की बार जो मुझे आएगा V1
यानी अब की बार जो मुझे str to time का आउटपुट आएगा वो मेरा इस वाली तारीख से भी 4 दिन पहले का होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ v2 में, इसको सेव कर लेते हैं एंड यहाँ पर मैं v2 कर देता हूँ यूजेज में। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 10 फरवरी का मुझे तारीख आ गया। तो ये जो मैंने सेकंड आर्गुमेंट दिया str to time को, ये आपका रिलेटिव डेट के लिए यूज होता है कि आपको आज की डेट से नहीं, आपको किसी और पर्टिकुलर डेट से आपको कैलकुलेट करना है नया टाइम। तो उसके लिए आपको ये सेकंड आर्गुमेंट बहुत यूजफुल रह सकता है। तो आपने देखा कि str to time और डेट कैसे आपस में साथ साथ काम कर सकते हैं एंड एकदम परफेक्ट इनका बैलेंस है। एक का जो इनपुट है वो दूसरे का आउटपुट बन जाता है। तो आप कोई सी भी डेट को किसी भी तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी ऑसम फॉर यू। तो इस लेसन के लिए इतना ही। सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।